वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप रूपेला है और हम लोग जो हैं प्लानिंग वाले चैप्टर को पिछले कुछ लेक्चर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने प्लानिंग के बारे में पहले लेक्चर में प्लानिंग का इतिहास देखा था कि प्लानिंग का इतिहास भारत में क्या रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन क्या है, उसके क्या स्ट्रक्चर हैं, वो क्या काम करता था और क्या उसकी आलोचनाएँ थी, उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद प्लानिंग कमीशन के ऊपर की जो संस्था थी जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया और हम लोगों ने 12 के 12 आयोजन जो आज तक बनाए गए हैं उनके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। अब उस चर्चा को ख़त्म करने के बाद जो कि प्लानिंग का भारत में एक प्रकार से इतिहास रहा है, उसके ऊपर हम लोगों ने जब चर्चा समाप्त की तो आज शुरू होता है ये क्वेश्चन कि हमारे देश में आज प्लानिंग का क्या स्ट्रक्चर बना गया है, क्या स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली मैं आपको जब इतिहास भी पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि आज हमारे देश में आयोजन पंच और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं और आज उनका अस्तित्व भारत में नहीं है। उसकी जगह पे हमारे देश में जो अस्तित्व है उसको हम कहते हैं नीति आयोग। ये नीति आयोग जो है, ये मोदी सरकार जब सत्ता में आई तभी उन्होंने आयोजन पंच और एनडीसी को समाप्त करके एक नया ही पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और हम लोगों ने उसको नाम दिया नीति आयोग। अब इसके नाम में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है कि ये विभिन्न प्रकार की नीतियों में भारत सरकार को सलाह देती है कि इस प्रकार से आपको नीतियां बनानी है। और भारत सरकार जो लगभग आज जो भी नीतियां और जो भी पॉलिसीज़ वगैरह जो फ्रेम करती है, चाहे नियम भी बनाए जाते हैं कई बार तो कुछ लॉस, कुछ कायदे भी जो हैं वो नीति आयोग की रिकमेंडेशन पर जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये सब जो है ये नीति आयोग का आज एक काम रह गया है और नीति आयोग जो है वो करता धरता है, क्योंकि उसको थिंक टैंक कहा जाता है। तो शुरू करता हूँ मैं आज इसके ऊपर हम लोग हमारी चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये 1 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत होती है। नीति आयोग जो है उसका जन्म 1 जनवरी 2015 में होता है और यहीं पे इसी तारीख से प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक जो है प्लानिंग, ये वाला जो इस संस्थाओं का जो काम था वो था प्लान बनाना, और ये काम ख़त्म करके आज पूरा जोर जो है वो नीति बनाने पे रह गया है। प्लान और नीति में क्या अंतर है? तो बहुत बड़ा अंतर है। प्लान जो होता है वो आपको एक भविष्य में एक बनाए गए ध्येय, पहले ध्येय नक्की होता है, उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या एक्शंस लेंगे वो बताता है। और पॉलिसी जो होता है वो सिर्फ एक फ्रेमवर्क है। प्लान थोड़ा डिटेल वर्जन होता है। पॉलिसी एक ध्येय किस तरह से जो होगा देश का होगा तो उसके बारे में जो होता है वो नीति जो होती है उसको डिस्कशन करते हैं। नीति एक बहुत बड़ा शब्द है, प्लान उसका एक छोटा सा भाग है। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि नीति के ध्येयों को प्राप्त करने के लिए प्लान बनाया जाता है। तो पॉलिसी एक बहुत बड़ा शब्द है। पॉलिसी के अंदर जो है वो कायदे भी आ जाते हैं, प्लान भी आ जाता है, विजन भी आ जाता है, सब आ जाता है। पॉलिसी एक बहुत बड़ा शब्द जो है वो माना जाता है। एक बहुत बड़ा जो है दायरा जो होता है वो पॉलिसी के अंतर्गत कवर होता है। इवन यहाँ तक कि अगर मुझे कोई ऐसा बोल दे कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो है नीति निर्देश क्या है, या तो मैं कहूँ कि नीति दस्तावेज क्या है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमारे देश का सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमारे देश का सबसे बड़ा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा वो होगा भारत का बंधारण, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि वो बताता है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। क्योंकि डीपीएसपी के माध्यम में या अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के जो अनुच्छेद हैं जो बंधारण में दिए गए हैं वो उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किस तरह से हम लोग अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और आज की जो भी जितनी भी सरकारें हैं जो आज तक बनी हैं वो सारी की सारी सरकारें बंधारण में बताए गए ध्येयों को प्राप्त करने के लिए एक सब पॉलिसीज बनाती है, जिनको एक्चुअली पॉलिसी का नाम दिया जाता है। पर सबसे बड़ी अगर कोई पॉलिसी है हमारे देश में तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कहते हुए हम लोग समझ सकते हैं कि नीति आयोग भी बंधारण में दिए गए ध्येयों की प्राप्ति के लिए ही काम करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार उसको मुंबई के साथ कंफ्यूज किया जाता है, पर ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो है ये इसके वाइस चेयरमैन कौन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन जो है हमेशा जब भी चेयरमैन की बात होगी तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो हमेशा चेयरमैन रहते हैं। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हमारे देश में जो लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन के वो बेसिकली 3 स्तर पे हैं। एक सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, एक यूनियन लेवल है, एक स्टेट लेवल है और एक जिला लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है। और हमेशा जब भी प्लानिंग, पॉलिसी, ऐसे कोई बड़े शब्दों का उपयोग हो और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्तर पे इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे तो वो हमेशा पीएम ही रहेंगे। इस पर कोई संदेह नहीं होगा। प्लानिंग हो या पॉलिसी हो उस पर हमेशा जो हेड करने वाले जो व्यक्ति होंगे या तो वो ओहदा होगा वो हमेशा प्रधानमंत्री का होगा। राज्य स्तर पे वो हमेशा सीएम होगा, निसंदेह। कभी भी आप अगर कोई प्रश्न देख लें और उसमें अगर प्लानिंग या पॉलिसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है कि ये सबसे मुख्य पॉलिसी या प्लान बनाने वाली संस्था है, इस पर बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो निसंदेह हमेशा उस पर राष्ट्रीय स्तर पर पीएम और राज्य स्तर पर सीएम और जिले के स्तर पर हमेशा कलेक्टर रहेगा।
तो इसके लिए कहते हैं कि हमारे देश में 3 पद बहुत महत्वपूर्ण है, पीएम, सीएम और डीएम। तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि नीति, क्योंकि ये हमारे देश में सबसे बड़ी पॉलिसी बनाने वाली संस्था है, इसके अध्यक्ष जो होंगे वो हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके अलावा वाइस चेयरमैन जो होंगे वो आज की तारीख में राजीव कुमार हैं। ये जो वाइस चेयरमैन है ये और हमेशा प्रधानमंत्री द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनको कौन सेलेक्ट करता है, तो इनको प्रधानमंत्री सेलेक्ट करता है। राजीव कुमार को इस बार सेलेक्ट किया हुआ है और ये वाइस चेयरमैन के पद पे आज बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो, अब ये एक्स ऑफिशियो जिसको गुजराती में कहते हैं होद्दानी रूए, गुजराती में कहते हैं, ये इसका मतलब क्या है? तो देखिए ये जो 4 लोग हैं, चारों 4 मंत्री हैं। आप इन चारों को जानते होंगे, नाम सुन रखा होगा आपने। ये चारों लोग इसके मेंबर इसलिए हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर इसलिए हैं क्योंकि ये किसी न किसी मंत्री पद पे बैठे हैं और मंत्री पद पे बैठे होने के कारण इनको नीति आयोग में जगह मिली है। जैसे कि आज के हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं। कल को अगर मान लीजिए कि गृह मंत्री बदल गए तो यहाँ पर इनकी जो जगह है वो खाली हो जाएगी और इसकी जगह पे दूसरे कोई व्यक्ति होंगे जो गृह मंत्री होंगे उस समय, उनको यहाँ पे स्थान मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अमित शाह एज अ पर्सन यहाँ पर नहीं है, अमित शाह एज अ होम मिनिस्टर यहाँ पर है। तो ये व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण नहीं करते, ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए वो हमारे इस नीति आयोग में स्थान पे बैठे हुए हैं। कल को अगर इनको गृह मंत्री पद से हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर व्यक्ति भी बदल जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों के लिए एक्स ऑफिशियो या तो ओदानी रूए ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो मैं समझा रहा था कि जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो ही रहते हैं, कि कल अगर उठकर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं किसी कारणवश और अगर अगले कोई व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय जो प्रधानमंत्री होंगे उन्हीं व्यक्ति को यहाँ पर स्थान मिलेगा चेयरमैन पर्सन बनने का। पर ये एक्स ऑफिशियो नहीं है, राजीव कुमार साहब जो हैं इनका नाम ही आपको याद रखना है और ये जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनकी पसंद के व्यक्ति को हमेशा वाइस चेयरमैन के पद पर यहाँ पर बिठाया जाएगा। आगे एक्स ऑफिशियो अमित शाह हैं, ये गृह मंत्री हैं इसलिए यहाँ पर जगह इनको मिली है। फिर राजनाथ सिंह हैं, उसके बाद निर्मला सीतारमण है, आपको पता है कि ये देश की वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर जब मैं जब मैं मेरे लेक्चर्स में प्लानिंग वगैरह डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस और प्लानिंग बहुत ही नज़दीकी जुड़े हुए विषय हैं। आप कभी भी प्लान की बात करें और उसमें अगर फाइनेंस की बात ना करें तो आप जो हैं गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी प्लान को तभी ही अस्तित्व में ला सकते हैं जब आप किसी न किसी रूप से फाइनेंस वगैरह से हैं संपन्न हो। फाइनेंस के बिना प्लानिंग कर पाना पॉसिबल नहीं, बाकी नहीं तो प्लान एक कागज़ पे लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसको आप कभी वास्तविकता में इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अगला है नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं। तो ये गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, क्या बोलते हैं, इसके अलावा निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, उसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं वो इस तरह से चारों 4 अपने मंत्री पद के कारण यहाँ पर स्थान ग्रहण किए हुए हैं। इसके अलावा जो है स्पेशल इन्वाइटीज़ जो हैं यहाँ पर कौन वो लोग हैं जिनको एक स्पेशल इनविटेशन है, ये व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे बुलाए जाते हैं। पहले हैं ये नितिन गडकरी साहब हैं, आपको पता है बहुत फेमस हैं, पीयूष गोयल जी, थावरचंद गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह। इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि किसी सेंटेंस वगैरह में आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये बदलते रहते हैं, हालांकि इनका नाम अगर आपको ध्यान पे है तो ठीक है, पर ये आपको बेसिकली अगर नाम इतना अगर आप ध्यान पे नहीं भी लेते तो चल जाएगा, पर कभी अगर इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये नाम हो सकता है कि किसी तौर पे आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आपको हेल्प करे। बाकी इतने नाम को हम लोगों को डिटेल में या तो याद रखने की वगैरह की आवश्यकता नहीं है, तो एक बार नज़र ज़रूर मार लेनी चाहिए। इसके अलावा ये फुल टाइम मेंबर्स हैं, ये भी अपने ओहदे की वजह से यहाँ पे नहीं, अपनी पोस्ट की वजह से यहाँ पे नहीं है, इनको भी प्रधानमंत्री द्वारा सिलेक्ट किया जाता है और ये हमेशा एक्सपर्ट का पैनल होता है। विभिन्न क्षेत्रों से जो एक्सपर्ट्स होते हैं यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है। जो भी देश में ऐसा लगता है कि एक अगत्य का मुद्दा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है, तो उससे संबंधित किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को यहाँ पर स्थान दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अब तक जो फुल टाइम मेंबर है 3 लोगों को रखा है। पहला है वीके सारस्वत, ये फॉर्मर DRDO चीफ रह चुके हैं। देखिए आज के देश में एक डिफेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रॉब्लम हो चुका है, खास करके उस माहौल में जहाँ पर हमारे 2 पड़ोसी मुल्क जो हैं हमारे दुश्मन बने हुए हैं, पाकिस्तान और चाइना। तो उस केस में यहाँ पर जो नीति बनाने वाली संस्था है नीति आयोग, उस संस्था में एक डिफेंस एक्सपर्ट जरूर होना चाहिए जो कि जानता हो कि किस तरह से देश को वेपन की दुनिया में हमको थोड़ा सा मजबूत होना है। और देखिए जब मैं FDI भी समझा रहा था तो मैंने कहा था कि हमारा जो देश है वो डिफेंस के मामले में, डिफेंस के उपकरणों के मामले में विदेशी देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। और होता ये है कि विदेशी देशों पर निर्भर होने के कारण कई बार उनके ऊपर भी ऐसी जो कहते हैं कि पाबंदियां लग जाती हैं कि वो चाहकर भी भारत को इम्पोर्टेंट और भारत को चाहकर भी लेटेस्ट जो है वो वेपन्स वगैरह नहीं दे पाते। तो उस केस में
हमारे देश में खुद की एक वेपन इंडस्ट्री बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे दूसरे के देशों पर निर्भरता घटे और साथ में ही आपके जो मूल्यवान जो आपका विदेशी हुंडियामन होता है, जिसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, उसको भी बचाने की बात यहाँ पर ध्यान पे रखी जाती है। क्योंकि जब आप विदेशों से जब आप कोई उपकरण खरीदते हैं, वेपन खरीदते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज को भी खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तभी भारत में आज के टाइम पे डिफेंस को बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये न सिर्फ इतना, जब हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो मेक इन इंडिया में भी अगर किसी क्षेत्र के ऊपर सबसे अधिक जोर है तो वो और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं, वो डिफेंस क्षेत्र के ही ऊपर ही बहुत ज़्यादा भार दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है जिसको आपको हमेशा ध्यान पे रखना है। यही रीज़न है कि हम लोगों ने डिफेंस क्षेत्र के अंदर भी 100% एफडीआई अलाउ किया है। हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि जब हम लोग फॉरेनर्स को 100% अलाउ करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे देश में उपकरण बनाकर कोई और हमारे देश के दुश्मनों को ही दे दिया जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। देश की सरकार की बहुत कड़ी नज़र होती है कि आप कितना क्या रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, कितना आपका उत्पादन हो रहा है और आप किसको दे रहे हो। और यहाँ पर इनको इन्हीं शर्त के साथ ही लाया जाता है कि आप जो भी बनाओगे वो सारा का सारा जो है आपको भारत सरकार को बेचना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रमेश चंद जो हैं ये एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। आपको पता ही है कि कृषि आज के मामले में, आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट मामला हो गया है, खास करके जब क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि रमेश चंद को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। और आजकल तो कृषि संबंधित काफ़ी नई समस्याएं भी हैं, खास करके वो 3 नए लॉस आने के बाद ज़्यादा ही बढ़ गया है। उसके अलावा विनोद पॉल हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। कोरोना का समय चल रहा है, इनके यहाँ पर स्थान होना बहुत ही सामान्य सी बात है। इवन कोरोना के पहले भी यहाँ पर इनको स्थान मिल गया था, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह जो है उसको समाप्त करने का भी हमारे भारत देश की सरकार का ध्येय है। और भी कई सारे जो हैं मुद्दे हैं हेल्थ रिलेटेड, खास करके महिलाओं संबंधित, बच्चे संबंधित, ओबेसिटी वगैरह जो है, मोटापा जिसको कहा जाता है, वो मामले सारे हमारे देश में बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो देश है वो सबसे यंग है, उनको हेल्थी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में हेल्थ रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होंगी वो मजबूत होनी चाहिए। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से 3 विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को यहाँ पर फुल टाइम मेंबर जो है उनको स्थान दिया गया है। याद रखिएगा, जब मैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में जब आपको डिफरेंस बताऊंगा तब बताया जाएगा कि वहाँ पर फुल टाइम मेंबर जैसी कोई जगह नहीं थी, ठीक है ना। और ये जो स्पेशल इन्वाइटीज़ यहाँ पर रखे हैं, इनको कई बार पार्ट टाइम मेंबर्स भी कहा जाता है। ये भी हो सकता है कि आपके पेपर में ऐसा पार्ट टाइम मेंबर या ऐसा वाक्य ही दिया जाए आपको, मान लीजिए पार्ट टाइम मेंबर, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सेंटेंस में कि बताइए कि नीति आयोग के अंदर कोई पार्ट टाइम मेंबर नहीं है, ऐसा अगर कोई आपको सेंटेंस दे दिया जाए और आपको लगे कि नहीं ये वाक्य सही है क्योंकि सर ने जब पढ़ाया था तब सर ने ये पढ़ाया था कि पार्ट टाइम मेंबर नहीं, पर ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अगला है सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत हैं। ये बेसिकली वो व्यक्ति हैं जो देखते हैं कि पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। देखिए, अब सीईओ और एक वाइस चेयरमैन, 2 अलग पद हैं, दोनों के काम को समझ लेते हैं। पीएम तो हैं, वो बेसिकली चेयरमैन होते हैं, साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, बड़ी पीजी पर्सनैलिटी होते हैं। इनको ऐसा होता है कि मेजरली काम इनका सुपरवाइजरी का ही होता है। इसके अलावा जो मेन देखरेख होती है काम की, वो ये व्यक्ति कर रहा होता है। राजीव कुमार जो होता है ये देख रहा होता है कि सब ठीक से हो रहा है कि नहीं, सब पॉलिसीज ठीक से टाइमली बन रही है कि नहीं, डेटा इकट्ठा हो रहा है कि नहीं। ये एक्चुअली काम देखना राजीव कुमार का होता है। उसके बाद फीडबैक लेते रहना। जो विभिन्न राज्य हैं जिनको नीतियों को लागू करने का जो है आदेश दिया गया है, आदेश तो नहीं कह सकते, निर्देश दिया गया है, उनका पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। तो सीईओ जो होता है, जिसका नाम ही है मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इनका काम यही होता है कि एग्जीक्यूशन जो है पॉलिसीज़ का वो ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको वाइस चेयरमैन और सीईओ पद के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में भी ज्ञान जो है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जो नीति आयोग की जो है पार्ट है। तो उसमें पहला जो है जिसको गवर्निंग काउंसिल कहा जाता है, गवर्निंग काउंसिल कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। अब ये गवर्निंग काउंसिल का काम क्या है, तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसके मेंबर कौन होते हैं। तो सारे सीएम, देश में जितने भी सीएम हैं, ठीक है ना, मतलब 28 राज्य और दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम भी, और जो यूटीज हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी उनके वहीवट करता है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह जैसे लोगों का भी, पदों का भी समावेश होता है। मतलब बेसिकली किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ले लो, उनके सीएम है तो सीएम, नहीं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या तो एडमिनिस्ट्रेटर, जो विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न नाम चलते हैं, वो सारे के सारे जो अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। मतलब बेसिकली अगर कहें तो 31 लोग हैं यहाँ पर जो स्थान अपना पाते हैं।
और ये जो 31 लोग जो स्थान पाते हैं बेसिकली यही जो होते हैं, ये केंद्र सरकार को जो है अपनी सूचनाएं देते हैं कि उनके देश में, उनके राज्य में क्या आपत्तियां हैं, किन नीतियों पर ठीक से ध्यान देना चाहिए, कहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो गवर्निंग काउंसिल ऐसा भी कह सकते हैं कि मुख्य निर्णयकर्ता संस्था है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय ही यहाँ पे अंतिम होता है, पर फिर भी एक अगर आपको ऑन टेक्स्ट बुक कहा जाए या आपको ये पूछा जाए कि बताइए कि इन व्हाट वी से नॉट इन प्रैक्टिस बट इन थियरी पावर किसके पास है, तो उसका जवाब होगा गवर्निंग काउंसिल। और गवर्निंग काउंसिल के भी जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरपर्सन है गवर्निंग काउंसिल के, जब भी गवर्निंग काउंसिल मिलेगी तो अध्यक्ष जो होंगे वो ऑफकोर्स पीएम ही होने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है जिसको रीजनल काउंसिल या तो क्षेत्रीय परिषद कहा जाता है। रीजनल काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है कि ये क्या काम करती है। तो देखिए, ऐसी संस्था का प्लानिंग कमीशन के अंदर कोई वर्णन नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लानिंग जब कमीशन की चर्चा होती है तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वहाँ पे तो राज्यों का भी प्रतिनिधित्व नहीं है, जो कि गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से नीति आयोग में है। एक चीज़ रीजनल काउंसिल जैसी कोई चीज़ जो थी वो कभी भी प्लानिंग कमीशन में नहीं थी। ये क्या है, तो अगर आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको जिस तरह पढ़ेंगे, जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक राज्य कोई एक कॉमन प्रॉब्लम को फेस करें तो उसके सॉल्यूशन के लिए ये बनाया जाता है। जब भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई कॉमन प्रॉब्लम हो तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक क्षेत्रीय परिषद बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वो पानी के प्रॉब्लम से काफ़ी जूझ रहे हैं, है ना। खास करके नदियों का जो उनके अंदर प्रॉब्लम रहता है, कावेरी नदी को लेके या गोदावरी नदी को लेके या किसी अन्य नदी को लेके भी। तो उस केस में होता ये कि ये जो राज्य हैं इनके बीच में कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जोनल काउंसिल पर वो इतने इफेक्टिव नहीं है कि वहाँ पर वो आएँ और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए इस रीजनल काउंसिल का जन्म होता है। इसकी व्याख्या ये कहती है कि जब भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में, यहाँ से 2 से अधिक राज्य भी हैं, अगर उनके बीच में कभी कोई समस्या है और उसका समाधान चाहते हैं वो राज्य, तो नीति आयोग को एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक क्षेत्रीय परिषद का निर्माण करें जिसके अंदर हम दोनों राज्यों के सीएम आके बैठें, या 2 से अधिक राज्य भी हैं तो उनके सीएम आके बैठें और चर्चा करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था जो है रीजनल काउंसिल के रूप में नीति आयोग द्वारा पेश की गई है भारत में। इससे पहले ऐसी कोई संस्था नहीं थी। जोनल काउंसिल थी, पर जोनल काउंसिल की एक मर्यादा ये है कि जितने सीएम्स आपके जोन में आते हैं, जैसे वेस्टर्न जोन है तो वेस्टर्न जोन के अंदर कुछ 5 राज्य आते हैं, तो आप समझें कि उन 5 के अलावा कोई 6ठा राज्य अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो जोनल काउंसिल वाले उसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक एक्ट है, जोनल काउंसिल एक्ट 1956, है ना। अब सरकारी कमीशन द्वारा फजल अली कमीशन द्वारा बनाया गया, जो रिकमेंड किया हुआ एक जोनल काउंसिल है, जहाँ पे आपके जोन के बाहर के राज्य उस जोनल काउंसिल के भाग नहीं बन सकते। पर जब हम लोग इसकी बात करते हैं रीजनल काउंसिल में, तो यहाँ पर वो कोई मर्यादा नहीं है। यहाँ पे कोई भी राज्य किसी भी जोन से हो भाग बन सकता है और भाग बनने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर सकता है। अब ये क्या काम करता है या क्या काम कर चुका है, तो देख लेते। देखो, इसने 15 साल का एक रोड मैप बनाया है, जिसको रोड मैप भी कह सकते हो या पर्सपेक्टिव प्लान भी कह सकते हो। ये मैंने बताया था, लॉन्ग टर्म प्लान भी कह सकते हो। आप कुछ भी नाम दे दो, सबका सब एक ही है, ठीक है ना। आप पर्सपेक्टिव प्लान कहें, लॉन्ग टर्म प्लान कहें, 15 ईयर का रोड मैप कहें, सब एक ही बात है। इसमें बेसिकली यही है कि 15 साल भारत को कहाँ ले जाना है बाद में, तो ये ध्येय होता है। अब 15 साल बहुत बड़ा समय है, आपको एक स्ट्रेटेजी भी चाहिए, तो 7 साल की और एक 8 साल की 2 विजन स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं। और फिर एक्शन प्लान ये 1-1 साल के होते हैं, ये 1-1 साल के होते हैं। इस तरह से इनका काम करने का तरीका है। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ भी है। इसके अलावा इसने अब तक क्या कर दिया है, तो इसने अब तक अमृत को लागू किया है। आपको पता है कि 500 ऐसे सिटी हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रामीण क्षेत्रों से बदलकर शहरी विस्तारों में तब्दील होते चले जा रहे हैं, और उन लोगों के लिए, उन विस्तारों के लिए हम लोगों को वहाँ पे कुछ सुविधाओं को मुहैया करवाना पड़ेगा, ताकि वो अर्बन एरिया जो जब कन्वर्ट हो जाए फुल्ली, तो ऐसा ना हो कि वहाँ के गाँव के एरिया को जो होगा वो प्रॉब्लम फेस करना पड़े। और ये भी एक इम्पोर्टेंट गोल अमृत का ये है कि जब वो विस्तार तब्दील होके ग्रामीण विस्तार से जब शहरी विस्तार बनेंगे, तो उनको एक तो सुख सुविधाएं प्राप्त हों, और सेकेंडली उनको वहीं पे रखा जाए। वहाँ के लोग माइग्रेट करके या स्थानांतर करके वो लोग शहरों की तरफ न बढ़ें, क्योंकि शहरों के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है। अब यहाँ पर बस की सुविधाएं इतने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा पा रही,
मुंबई का हाल देख सकते हैं, लोकल ट्रेन में इतने लोग देखेंगे आपको, दिल्ली में मेट्रो का देखेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग शहरी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए गांव छोड़कर शहरों के ऊपर दबाव ना बनाएं। तो उसके लिए अमृत योजना को बनाया गया था। फिर डिजिटल इंडिया तो पूरा भारत जानता है। फिर अटल इनोवेशन मिशन, इसका काम भारत में बच्चों में इनोवेटिव क्रिएटिविटी लाने का एक ध्येय था। फिर मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स, बहुत से नीट वगैरह जो भी आप देखते हैं वो सारा का सारा नीति आयोग का ही देन है। वो एग्जिट लाना, वो ब्रिज कोर्स लाना, जो जितने भी मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल को समाप्त करके मेडिकल कमीशन लाना, तो जो भी था वो कम्प्लीटली ये नीति आयोग द्वारा ही किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इस पे तो आज बहुत ज़्यादा चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आपके प्रश्न में पूछा जाए कि वो जो 3 बिल हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, APMC और ट्रेड फैसिलिटेशन वाला जो 3 बिल लाए हैं, एक बार नाम जरूर देख लीजिएगा आप। हालांकि मैं भी मेरे करंट अफेयर के लेक्चर में उसको डिस्कस करने वाला हूं। तो ये जो बातें हैं कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो किसके द्वारा सूचन में आए थे, तो ये और किसी द्वारा नहीं, नीति आयोग द्वारा ही सूचन में दिए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके अलावा नीति आयोग जो है वो 3 प्रकार के इंडेक्सेस, या तो जिसको सूचकांक कहते हैं, वो 3 प्रकार के सूचकांक देता है। एक तो हेल्थ परफॉर्मेंस का देता है कि स्टेट्स हेल्थ कंपैरेटिव परफॉर्मेंस देता है कि कौन सा राज्य हेल्थ में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा एजुकेशन संबंध भी देता है कि कौन सा राज्य है एजुकेशन में आगे है, कौन सा पिछड़ा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है इंडेक्स है। और वाटर कंपोजिट इंडेक्स, इंडियन वाटर कंपोजिट इंडेक्स, मैनेजमेंट इंडेक्स आता है, जहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा राज्य पानी के संचालन में अच्छा है या बुरा है। तो अब तक ये 3 इंडेक्सेस जो है ये नीति आयोग देता है, इसको याद रखना है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि नीति आयोग द्वारा दिए गए सूचकांकों के बारे में आप चर्चा कीजिए। तो वाटर परफॉर्मेंस इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और ये तीसरा इंडेक्स जो है वाटर मैनेजमेंट या कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ऐसे टोटल 3 इंडेक्स जो है वो नीति आयोग द्वारा पेश किए जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अभी ग्रुप्स क्या होते हैं तो समझिए। CMs के ग्रुप हैं। एक तो हम लोग समझ गए कि गवर्निंग काउंसिल एक बहुत बड़ा ग्रुप है 31 लोगों का। अब होता ये कि ये इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद इनको लोगों को काम जो है बांट दिया जाता है कि अच्छा आप 7-8 CM इस पे ध्यान दें, आप 7-8 CM इस पे ध्यान दें, आप 7-8, क्योंकि पूरा का पूरा अगर गवर्निंग काउंसिल एक साथ काम करने बैठेगा तो ज़्यादा लोग होने की वजह से हो सकता है कि किसी को एक अभिप्राय तक पहुंच ही ना पाए। तो उस केस में बेहतर ये रहता है कि आप 7-8 लोगों की टोली बना दें, एक ग्रुप बना दें और उनके अंदर काम को जो है उसका वितरण कर दें कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। तो काम करना जो होता है वो सहज और बहुत ही ईजी हो जाता है। और ऐसा करने की वजह से वर्क का लोड नहीं भरता और जो है हम लोग अपनी मंजिल तक फटाफट पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आप 3 जो है इन्होंने सब ग्रुप बनाए हुए। स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर एक बनाया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, जो केंद्र सरकार राज्यों को किसी स्कीम को लागू करने के लिए कुछ स्पॉन्सर यानी कुछ पैसे देती है, उसके लिए भी हमारे पास एक सब ग्रुप है CM का। और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत यहाँ पर टोटल इनके पास 3 जो है वो ग्रुप है। यहाँ पर जो मैंने आपको लिस्ट बताई ये पूरी लिस्ट नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। इसके अलावा जितने भी आप मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिर जितने भी आप नाम सुनते हैं योजनाओं के, तो वो सब इन्हीं की देन है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आजकल ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा भार दे रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में एक कमेटी बनाई गई थी नीति आयोग द्वारा, वो ये देखना चाहती थी कि ब्लॉकचेन जो है उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब बातें भी जो हैं कम्प्लीटली जो है नीति आयोग के अंतर्गत आती हैं। नीति आयोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्टिव है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। अब नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन जो है उसका हम लोग तुलनात्मक जो है एक चेहरा देख लेते हैं। तो नीति आयोग जो है वो एक पॉलिसी बनाने वाली संस्था है। इसका काम पॉलिसी बनाना है, इसका काम प्लान बनाना है। इसके बीच में क्या अंतर है हम लोग समझ कर आए हैं पहले, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की पॉलिसी 2015 के बाद जो बनाई गई है भारत सरकार द्वारा, तो वो नीति आयोग की देन है। इसके अलावा ये जो है ये बॉटम टॉप अप्रोच को फॉलो करता है। ये बॉटम टॉप अप्रोच क्या होता है तो हम लोग समझ कर आए हैं, जहाँ पर हम लोग राज्यों से भी अभिप्राय लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो अभिप्राय जो होता है वो नीचे से ऊपर तक जाता है, फिर केंद्र सरकार उसको सोच समझकर और ज़रूरत देकर उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचती है। ये लोग टॉप बॉटम अप्रोच थे, ऊपर से लिया गया निर्णय राज्यों के ऊपर थोपा जाता था। तो मैं कह सकता था कि इनका जो अप्रोच था वो एक तानाशाही का अप्रोच था, और इसका अप्रोच थोड़ा सा लिबरल है, जहाँ पे राज्यों को थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है। ये जो है नीति आयोग के पास फाइनेंस की पावर बिल्कुल नहीं है। इनके पास किसी को भी फाइनेंस देने का पावर नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी बनाते हैं और एक पूरा का पूरा एक इंडिकेशन होता है किस तरह ले जाना है। इनके पास फाइनेंस वगैरह देने का पावर नहीं। इनके पास फाइनेंस देने का पावर था
अगर आप मेरे पहले वाले लेक्चर्स में देखोगे तो आपने आर्टिकल 282 का बारे में पढ़ा था, जो कि विवेकाधीन अनुदान के बारे में बात करता है, और प्लानिंग कमीशन ही था जो विवेकाधीन अनुदान देता था। यही रीज़न था कि प्लानिंग कमीशन खत्म होने के बाद 32% को 42% कर दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो था, यार बहुत बड़ा चेंज जो था वो प्लानिंग कमीशन समाप्त करने के बाद आया था। तो ये अगला डिफरेंस है। यहाँ पर राज्यों का जो है वो प्रतिनिधित्व है कैसे, तो गवर्निंग काउंसिल के रूप में। गवर्निंग काउंसिल मतलब कि आपने पढ़ा कि पूरे राज्यों के जो सीएम हैं और अन्य लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह इसके पार्ट हैं। यहाँ पर राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए कुछ नहीं था, राज्यों के रिप्रेजेंटेशंस के लिए कोई बात नहीं थी। हालांकि एक अलग ही संस्था थी उसके लिए, एनडीसी नाम की, पर वो प्लानिंग कमीशन का भाग बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर रीजनल काउंसिल की एक जो है बात की जाती है, और यहाँ पर रीजनल काउंसिल के नाम पर कुछ नहीं था, इनके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, और इसको आपको ध्यान पे रखना है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि जब मेंस में पहुंचते हैं तो थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल भी हम लोग लिखते हैं। प्री में इतना फिलोसॉफिकल नहीं और हार्डकोर फैक्ट्स के ऊपर ही आपका प्रश्न बनता है। तो इतना जो मैंने आपको लिखवाया है, अगर आप इतना ही थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नीति आयोग से बाहर इस टॉपिक से कोई प्रश्न आपको परेशान कर सकता है। तो नीति आयोग से मैं अब तक इतना ही रखता हूँ, और आने वाले समय में मैं अगले चैप्टर के साथ आपके साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए आपका दिन शुभ रहे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।